लो होता है, आपको बताए थे, तो ये लो करते थे यहाँ पर। तो ये हो गया सेकंड फैक्टर। और भी फैक्टर है जैसे कि H प्लस कंसंट्रेशन लो होना चाहिए यहाँ पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन के लिए, और आपका पीएच हाई होना चाहिए। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट 97% हेमोग्लोबिन के द्वारा कैरी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड HbO2। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी हेमोग्लोबिन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्डन इफेक्ट। इस टोटल को हेल्डन इफेक्ट बोलते हैं। ओके, और इधर क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन एल्वलाई। तो ये क्या हो रहा है? लेफ्ट शिफ्ट। नहीं, आप लोग सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, ये अपने आप हो रहा है। तो ये अपने आप क्यों हो रहा है? तो ये मेडुला जो है इसको कंट्रोल कर रहा है। तो ये डायफ्राम और आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यानी कि IEICM को ये क्या करता है? सिग्नल भेजता है। या जो है सेंसिटिव किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस आयंस। ये सिर्फ केमो सेंसिटिव एरिया याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस आयंस के लिए सेंसिटिव है, न कि ऑक्सीजन के लिए। इसलिए आपको एक लाइन पॉइंट बना के लिख दिया कि नो सेंसिटिव रोल इन लोअर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मात्रा लो भी हो जाता है। टुडे टॉपिक, तो आज हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज जो पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, देन उसके बाद हम लोग रेगुलेशन देखेंगे, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, और देन उसके बाद हम लोग डिसऑर्डर को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये आज का लेक्चर लास्ट होगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज से, और ये लेक्चर में आपका जो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज का चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो टुडे टॉपिक में यही चीज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग हेडिंग दीजिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज की बात करें तो आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताए थे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में किसका ट्रांसपोर्ट कराएंगे? ऑक्सीजन का नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड का, यही चीज का ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। तो वो किसके थ्रू होता है? इसका मीडियम क्या है? ब्लड है। ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। तो हम लोग इसका ट्रांसपोर्ट करवाए थे फर्स्ट। यहाँ देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, और इधर देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यही दो गैसेज का ना ट्रांसपोर्ट कराएंगे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ट्रांसपोर्ट जो CO2 का हो रहा था यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो हो रहा था वो 3 वे से हो रहा था, तीन तरह से हो रहा था। फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। फर्स्ट वन बताइए 70% कैसे हो रहा था? तो 70% एज बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा था, यही हो रहा था। 20 to 25% एनसीईआरटी लिखता है, लेकिन इसका एवरेज देखें तो 23% है। तो 20 to 25% जो एनसीईआरटी लिखता है उसी को लेकर चलेंगे। तो 20 to 25% कैरिड बाय हेमोग्लोबिन, जिसको बोलते हैं HbCO2। कैरिड बाय हेमोग्लोबिन यानी कि हेमोग्लोबिन से ये बाइंड होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या फॉर्म करेगा? HbCO2, जिसको हम लोग क्या बोले थे कल? कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। इसको लिखिए कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। ओके, अब बचा कितना? 7%। तो 7% किसके थ्रू कैरिड हो रहा था? कैरिड बाय प्लाज्मा, डिजॉल्व होता है इसमें, प्लाज्मा में डिजॉल्व। ओके, इधर आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो दो तरह से हो रहा था। फर्स्ट वन इज 97%। तो ये कौन कैरी करता है? तो कैरी करता है आपका हेमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को जो है 97% तो वही ले जाता है हेमोग्लोबिन। तो यहाँ पर कैरिड बाय हेमोग्लोबिन, कैरिड 97% कैरिड बाय हेमोग्लोबिन। 97% क्या? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट 97% हेमोग्लोबिन के द्वारा कैरी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड HbO2। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन 97% बच गया तो कितना चला गया? तो कितना बचा? 3%। तो 3% डिजॉल्व हो जाता था प्लाज्मा में, डिजॉल्व इन प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा के थ्रू ये कैरी हो रहा है। यहाँ तक हम लोग प्रीवियस लेक्चर में चर्चा किए थे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो रहा था। 97% कैरिड बाय हेमोग्लोबिन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और 3% डिजॉल्व इन प्लाज्मा। 70% बाइकार्बोनेट आयंस, और 20 to 25% कैरिड बाय हेमोग्लोबिन HbCO2, दैट इज कॉल्ड कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन, और 7% कैरिड बाय प्लाज्मा। यहाँ तक हो गया था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सो देखिएगा, जैसे कि ये जो हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन ये 1 2 3,
ये 4 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। ये एक हेमोग्लोबिन है, ये क्या है, एक हेमोग्लोबिन है। तो ये है हेमोग्लोबिन और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, आयरन, Fe2+। और इसी Fe2+ से ऑक्सीजन क्या होता है, बाइंड होता है। ये एक हेमोग्लोबिन है। एक हेमोग्लोबिन में इसमें 4 सब यूनिट होता है, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन। तो इसमें 2 अल्फा चेन, आपको 2 बीटा चेन दिख रहा होगा। तो ये है एक हेमोग्लोबिन। तो एक हेमोग्लोबिन, एक चेन ये चेन है, तो इससे एक ऑक्सीजन बाइंड होगा, इससे एक ऑक्सीजन बाइंड होगा, इससे एक ऑक्सीजन बाइंड होगा और इससे एक ऑक्सीजन बाइंड होगा। तो एक हेमोग्लोबिन यहाँ पे कितना कैरी ऑक्सीजन कर रहा है, तो 4 मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स कैरी करता है। ओके, तो यहाँ लिखते हैं, ये देख रहे हैं आप लोग। तो ये आयरन से आयरन यानी कि Fe2+ आयन से क्या होता है, ये ऑक्सीजन बाइंड होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। इसके साथ तो बाइंड हो जाए, दैट इज कॉल्ड ऑक्सी हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन 4 सब यूनिट है, एक सब यूनिट 2 3 4 सब यूनिट आपको दिख रहा होगा। और ये 4 हेमोग्लोबिन एक हेमोग्लोबिन, चार ऑक्सीजन एक हेमोग्लोबिन से बाइंड होता है। ओके, तो इसको लिखते हैं। तो आप इस प्रकार से कर लीजिए, ये आपका हेमोग्लोबिन है और इस हेमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन बाइंड हो रहे हैं, एक हेमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन बाइंड हो रहे हैं। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है 20 to 25% कैरिड किसके थ्रू हो रहा है, हेमोग्लोबिन के थ्रू। तो यहाँ जो हेमोग्लोबिन है, ये हेमोग्लोबिन है, ये हेमोग्लोबिन है, ये एक सब यूनिट, यानी कि 4 सब यूनिट हेमोग्लोबिन का बना दिए। अब ये हेमोग्लोबिन जो है इससे कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होगा। इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होता है वो किसके थ्रू बाइंड होता है, ये ऊपर वाला जो चेन है, इस चेन के थ्रू बाइंड होता है। ये चेन किसका बना हुआ है, तो ये चेन बना हुआ है प्रोटीन का, और ये चेन प्रोटीन का बना हुआ है। आप प्रोटीन किसका बना हुआ होता है, अमीनो एसिड का। बहुत सारे अमीनो एसिड से प्रोटीन बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलके प्रोटीन बना है। तो वो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस चेन से मिलके इस चेन से बाइंड होता है, और ये चेन किसका बना हुआ है, प्रोटीन का। प्रोटीन किसका बना हुआ है, अमीनो एसिड का। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन, दैट इज कॉल्ड कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। अमीनो वर्ड किसको डिनोट कर रहा है, अमीनो वर्ड इस अमीनो एसिड को डिनोट कर रहा है। ओके, यहाँ समझिए, समझ गए, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। ओके, तो इसको इरेज करते हैं। यहाँ समझ गए कैसे जो है कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन आया, तो ये है। अब देखिए, अब जो है ये 70% एज बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में जा रहा है। तो ये जो है आपके आरबीसी में, ये आपका आरबीसी है, ये क्या है आपका आरबीसी। तो आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी में ये इंटर किया, आरबीसी के अंदर ये CO2 इंटर किया, कहाँ, टिश्यू के पास। टिश्यू में क्या होगा, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा होगा, क्या कि वहां पे ऑक्सीजन का डिलीवर होता है, और CO2 टिश्यू में ज्यादा होता है। तो टिश्यू से यहाँ पे इंटर किया CO2। तो CO2 और यहाँ इस हेमोग्लोबिन में H2O प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, जिससे ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड, दैट इज कॉल्ड H2CO3। ये क्या है आपका कार्बोनिक एसिड, ये है आपका कार्बोनिक एसिड। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये कार्बोनिक एसिड ये टूटेगा H+ आयंस में, और प्लस ये HCO3, दैट इज कॉल्ड बाइकार्बोनेट आयंस, ये बाइकार्बोनेट आयंस। तो इसी के फॉर्म में जो है 70% ये कैरी होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ पे, एल्वुलाई के पास। ओके, तो लोडिंग कहाँ पे हो रहा है, लोडिंग कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ पे हो रहा है, नियर टिश्यू। टिश्यू के पास क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लोडिंग हो रहा है। ओके, डिलीवर कहाँ होगा, लोडिंग होगा तो डिलीवर भी तो करना पड़ेगा। तो डिलीवर कहाँ होता है, डिलीवर ऑफ CO2 नियर एल्वुलाई, एल्वुलाई के पास ये डिलीवर होगा। ओके, अब एक बात पॉइंट याद रखिएगा कि एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है। ओके, तो ये एनसीईआरटी का लाइन है, और सॉरी 4 ml, ये एनसीईआरटी का लाइन है। और ये याद रखिएगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में ये एवरी 100 ml ऑफ यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड की है, क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीनेटेड ब्लड में होगा या डीऑक्सीनेटेड ब्लड में होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में होगा। तो एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड कितना कैरी करता है, 4 ml ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और यहाँ वही चीज को यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ पे एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी 4 ml ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी यहाँ पे कर लीजिए, कैरी यहाँ क्या लिख रहे हैं, 4 ml लिख रहे हैं क्या, 5 ml, यहाँ 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस टॉपिक चल रहा है हम लोग का। इसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट किसका देखें, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होगा, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट एल्वुलाई से टिश्यू के पास होगा। ओके, तो ये ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, एल्वुलाई से टिश्यू तक होगा। और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ होगा, तो ये टिश्यू से एल्वुलाई तक होगा। देन उसके बाद ये एटमॉस्फेयर में रिलीज आउट हो जाएगा, यही होगा। तो ये एल्वुलाई से टिश्यू किस तरह से हो रहा है, तो एल्वुलाई से टिश्यू मीडियम इसका क्या है, ये दोनों का मीडियम तो सेम है, आपको कल बताए थे प्रीवियस लेक्चर में कि ऑक्सीजन इसका ब्लड इसका क्या है, मीडियम है। तो 97% कैरीड बाय हीमोग्लोबिन, 97% किसके थ्रू कैरी हो रहा है, तो हेमोग्लोबिन के थ्रू कैरी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड HbO2। HbO2 नथिंग बट ऑक्सी हेमोग्लोबिन। एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है, तो ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, एक हेमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड करता है, और एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना कैरी करेगा, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है। ओके, ये 3% डिजॉल्व प्लाज्मा में थ्रू जा रहा है, तो 97% और 3% 100% टोटल हो गया। यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 70% बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू जा रहा है, 20 to 25% कैरीड बाय हेमोग्लोबिन, दैट इज कॉल्ड HbCO2। HbCO2 नथिंग बट कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन। अमीनो वर्ड कहाँ से है ये भी बता दिया आपको। 7% कैरीड बाय प्लाज्मा, दैट इज कॉल्ड डिजॉल्व प्लाज्मा के थ्रू ये 7% कैरी होता है। अब ये 70% जो बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू जो हो रहा है, ये CO2 प्लस H2O, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, देन उसके बाद H प्लस, और यहीं पे लिख देते हैं HCO3 माइनस। ओके, ये बाइकार्बोनेट आपका हो गया। तो ये बाइकार्बोनेट आयंस, एज बाइकार्बोनेट आयंस 70% ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ, टिश्यू से एल्वुलाई होता है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये जो CO2 और H2O प्लस से कार्बोनिक एसिड बन रहा है, इस फिर ये कार्बोनिक एसिड ब्रेकडाउन होता है H प्लस और HCO3 बाइकार्बोनेट आयंस में। तो ये जो है ये बिना एंजाइम का है, अभी तो बिना एंजाइम का है। तो ये जो बिना एंजाइम का है, तो ये 200 मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, ये फॉर्म करेगा, 200 मॉलिक्यूल्स ये फॉर्म होगा 1 घंटा में, इन 1 आवर। ये जो है आपका बात कहाँ लिखा हुआ है, तो ये बात आपका लिखा हुआ है विदाउट इंजाइम्स। अभी कोई इंजाइम्स नहीं डाले हैं, आपको दिख रहा है कोई इंजाइम्स नहीं डाले हैं। तो ये वो 200 मॉलिक्यूल्स 1 घंटा में ये जो है बनेगा, फॉर्म होगा। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, ये बाइक मॉलिक्यूल चैप्टर में आपका लिखा हुआ है, और इसमें जो है ये बात लिखा हुआ है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि जब इसमें हम लोग इंजाइम्स डाल देंगे, इंजाइम कौन सा, इंजाइम जो है आरबीसी में आपका CA इज नथिंग बट कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इंजाइम डालने से इसका रेट ऑफ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो है 1 सेकेंड में इतना रेट इंक्रीज हो जाता है, जो 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में कितना ये फॉर्म करेगा मॉलिक्यूल्स, तो ये 6 लाख मॉलिक्यूल्स जो है ये फॉर्म करेगा 1 सेकेंड में, जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंट में। अब इसको हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज देते हैं, तो ये H प्लस और HCO3 माइनस ये जो है इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 सेकेंड में ये बनाएगा। यानी कि ये जो है सबसे फास्टेस्ट जो है आपका इंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो आपके शरीर में होता है। और ये जो है ये रिवर्सिबल मैनर में होगा कुछ इस प्रकार, फिर ये H प्लस CO3 से H2O3 बनेगा, देन उसके बाद CO2 एंड H प्लस H2O बनेगा। तो CO2 जो है ये कहाँ पे आया, ये आया आपके ऑक्सीजन में, ये आपका आरबीसी में, ये आरबीसी का मेम्ब्रेन बना है, आरबीसी के अंदर गया, आरबीसी में H2O प्रेजेंट है, उसमें आपके आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज, आरबीसी में ही होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो इस बात को भी लिख लीजिएगा, ये कहाँ प्रेजेंट है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये 2 जगह प्रेजेंट होता है। मोस्टली कहाँ होता है, मोस्टली प्रेजेंट इन आरबीसी, मोस्टली प्रेजेंट कहाँ होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, आरबीसी में, लेकिन लिटिल अमाउंट में आपके प्लाज्मा में भी पाया जाता है। लिटिल अमाउंट में ये कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में। ओके, इस बात को भी लिख लीजिए।
तो ये जो है ये जो चीज जो आपको लिखे हैं 200 मॉलिक्यूल्स इन 1 आवर या 1 सेकंड में जब इंजाइम डाल दिए तो ये 6 लाख मॉलिक्यूल जो है ये फॉर्म कर रहा है। ये बात ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज का नहीं है, ये आपका किसका है, बायोमोलिक्यूल्स का। तो इसको इरेज कर देते हैं, वहीं पे इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन आपको ये बात ये चीज इसलिए लिखे क्योंकि आप लोग कार्बोनिक एनहाइड्रेस यानी कि इंजाइम्स का इंपॉर्टेंस समझे, तो इसलिए इस बात को लिखे थे। तो आई होप आप लोग इस बात को समझे होंगे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम्स कितना इंपॉर्टेंट है और ये 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स जो है ये फॉर्म करता है। ओके, तो ये सी है आपका क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और ये मोस्टली आरबीसी में पाया जाता है और लिटिल अमाउंट में प्लाज्मा में पाया जाता है। तो आप इस बात को नोट डाउन कीजिए। देन उसके बाद हम लोग डिसोसिएशन कर्व देखेंगे, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो यहाँ इसको इरेज करते हैं, आप लोग समझ गए। तो यहाँ से ये कर लीजिएगा कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। कहाँ पे डिलीवर करेगा, टू द टिश्यू के पास, और ये कहाँ डिलीवर करेगा, एल्वुलाई के पास। तो ये तो बात आप लोग जानते हैं, तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे डिलीवर कर लीजिए कैरी की वजह से। तो इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग दीजिए ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। नाउ वी स्टार्ट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये देखिए, तो ये एक हम लोग जो है ग्राफ बनाएंगे इसके बीच में। तो ये ग्राफ जो होगा HbO2 परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में ग्राफ बनाएंगे। तो ये एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, और ये क्या है आपका वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या रखेंगे, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन टू हेमोग्लोबिन, या आप सीधे आप लोग लिखिए परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ, इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आप लोग सीधा लिख लीजिए, आप लिखने में बन भी नहीं रहा। HbO2 परसेंटेज HbO2 का फॉर्मेशन, और देन उसका यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर किसका, तो यहाँ पे भी सीधे लिख देते हैं पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का। ओके, इसके बीच में हम लोग ग्राफ देखेंगे। तो ये ग्राफ जो है ये सिग्मोइड ग्राफ ऑब्टेन होता है। तो ये कुछ इस प्रकार जो है आपको सिग्मोइड का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। तो ये है आपका सिग्मोइड का ग्राफ। ओके, तो यहाँ नंबरिंग कर देते हैं 20 mmHg, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये क्या किसमें लेंगे, इन mmHg में लेंगे यूनिट इसका। ओके, 20, 40, 60, 80, 100। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कर देते हैं 20, 40, 60, 80, 100। ओके, तो ये सिग्मोइड ग्राफ जो है ऑब्टेन होता है। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में जो हम लोग ये बना रहे हैं ग्राफ, ये किसके बीच में है, तो ये बिटवीन परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे लिखिए परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन एंड वाई एक्स एक्सिस में क्या लिए हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके बीच में ये ग्राफ बनता है। तो ये सिग्मोइड ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ये ऑब्टेन होता है। आपको बताएंगे ये सिग्मोइड ग्राफ क्यों बना है और इसका क्या रीजन है सिग्मोइड ग्राफ बनने का। ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बना, ये कोई भी जो ग्राफ आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं उस टाइप का ग्राफ क्यों नहीं बना एनसीईआरटी में। ये सिग्मोइड ग्राफ गिवन है। तो ये किस तरह का ग्राफ ऑब्टेन हुआ है, आपको इस बात को लिखिए कि ये सिग्मोइड ग्राफ आपका ये है, ये सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड। इससे हम लोग को सिग्मोइड कर्व जो है ऑब्टेन हुआ है। ओके, तो ये परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन के बीच और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में ये ग्राफ ऑब्टेन हुआ है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। यानी कि ये फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि जहां आपके एल्वुलाई में क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कहाँ पे ज़्यादा होता है, एल्वुलाई में। तो ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ये हेमोग्लोबिन, यानी कि ये क्या ऑक्सी हेमोग्लोबिन के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना पार्शियल प्रेशर आपका हाई होगा उतना जो है फॉर्मेशन होगा हेमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। लेकिन ये ऐसा ये है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था, यस और नो। अगर ये ऐसा बात है कि ऑक्सीजन जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जितना ज़्यादा होगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन उतना ज़्यादा होगा, तो ये ऐसा होता, तो ये क्या होता, ये ऐसा होता ही है, एक्चुअली में ऐसा ही होता है ना, तो ये ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, तो ये सिग्मॉइड क्यों हो गया, सोच के देखिए। क्योंकि आपका जो हेमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन होगा परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ये तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100% जो है हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कैरी करेगा, यानी कि एक भी हेमोग्लोबिन जो है एल्वुलाई से खाली हाथ नहीं आ रहा है, यानी कि हेमोग्लोबिन सारा का सारा हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्या हो गया, बाइंड हो गया है, यानी कि कहीं पे कोई खाली नहीं है। तो यानी कि हेमोग्लोबिन यहाँ पे देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हम लोग के एल्वुलाई में कितना पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, तो वो होता है 104 mmHg, और यहाँ पे देखिए कि आपका लगभग ये 80-90 के आसपास जो है ये 100%, देखिए यहाँ पर ये है ना 100% क्या हो गया है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो गया है, यानी कि ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गया है, यानी कि 95 के आसपास ही जो है 100% ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से बाइंड हो गया, यानी कि कोई भी हेमोग्लोबिन खाली नहीं, 100% सेचुरेट हो चुका है। तो 100% सेचुरेट हो चुका है, तो यहाँ पे ये तो रुक जाएगा ग्राफ, यानी कि रेस्ट में आ गया, यानी कि ये हो गया आपका इस तरह से 100% सेचुरेट हो गया, तो ये स्ट्रेट लाइन न होकर कुछ इस प्रकार हो गया। ओके, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेट लाइन तो आपको दिख रहा है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन ये किस चीज को बता रहा है कि आप ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ाइएगा तो आपका हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन जो है हेमोग्लोबिन के साथ उतना ही बाइंड होगा, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। लेकिन यहाँ पे ये स्लोली हो रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये क्या स्लो है, यानी कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ जो बाइंड हो रहा है यहाँ 20 mmHg के साथ पास, तो ये जो है स्लोली बाइंड हो रहा है। तो आप इस प्रकार समझिए कि ये हेमोग्लोबिन है, यहाँ ऑक्सीजन बाइंड करना है, तो जब पहला ऑक्सीजन जो बाइंड करेगा हेमोग्लोबिन के साथ तो वो स्लोली बाइंड करेगा, ओके। जब ये एक ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड हो जाएगा तो इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन चेंज होगा, जिसकी वजह से एक ऑक्सीजन देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो पूरा जो जमावा है कहाँ पे है एल्वुलाई में, तो वो एक ऑक्सीजन देखा कि बाइंड हो गया, तो धीरे धीरे सारा ऑक्सीजन क्या होगा, धीरे धीरे बाइंड होगा, तो ये जो है धीरे धीरे बाइंड हो रहा है, तो ये जो है इसलिए यहाँ पे क्या होता है, स्लो होता है, तो कुछ इस प्रकार आपका स्लो ग्राफ है। देन उसका बाद स्ट्रेट लाइन है, और इसके बाद ये रुक गया, ओके। तो ये 100% यहाँ पर क्या हो रहा है, दर्शा रहा है कि ये सेचुरेट हो चुका है। तो परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में ये सिग्मॉइड कर्व ग्राफ जो है आपको ऑब्टेन होता है, ओके। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग क्या बात करेंगे, तो अब हम लोग बात करेंगे दो चीज कि यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या होगा, एक देखेंगे डिसोसिएशन और एक फॉर्मेशन। तो ये देखिए यहाँ पर HbO2 का फॉर्मेशन कराएंगे, तो एक हो जाएगा आपका यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ, इसी ग्राफ में हम लोग उसको भी कवर कर लेते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ किसका, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और इधर देखेंगे तो फॉर्मेशन जो होगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा, तो वो बाइंड कहाँ पे होता है, एल्वुलाई में होगा, तो ये कहाँ होगा, इन एल्वुलाई, ओके। और यहाँ पर देखेंगे डिसोसिएशन ऑफ हेमोग्लोबिन, ऐसा तो नहीं है कि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन जब हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा तो ऐसा नहीं है कि हेमोग्लोबिन उसको छोड़ेगा ही नहीं, ऑक्सीजन को तो छोड़ना है ना, हेमोग्लोबिन को तो उसको छोड़ना है। हेमोग्लोबिन क्या करेगा, डिलीवर करने का काम करता है, तो ऑक्सीजन को ये एल्वुलाई से उठाया और डिलीवर कहाँ करेगा, टिश्यू के पास, तो यहाँ टिश्यू पे क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, तो डिसोसिएशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन कहाँ होगा, इन टिश्यू। हेमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन को बाइंड करता है कहाँ पे, एल्वुलाई में, तो उसको जब ये लोडिंग किया तो डिलीवर कहाँ करेगा, टिश्यू के पास डिलीवर करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, यानी कि हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में टूटेंगे। डिसोसिएशन का मतलब क्या है, टूटना, तो हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो कहाँ पे टूट रहा है, टिश्यू में, ओके। तो इसके लिए कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो फॉर्मेशन हो रहा है उसके लिए कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो चलिए देखते हैं क्या वो फैक्टर, तो कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ HbO2, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ HbO2 का क्या मतलब है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन के लिए कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि आपके एल्वुलाई में सबसे मेन फैक्टर की बात करें तो वो है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए, हाई होना चाहिए,
ये सबसे मेन फैक्टर है, तो इसको लिख देते हैं, ये मेन फैक्टर है। ये क्या है? मेन फैक्टर। ओके, तो मेन फैक्टर क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होना चाहिए। वही डिसोसिएशन के लिए HbO2 का डिसोसिएशन टिश्यू के पास क्यों होता है? क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर सबसे हाई होता है टिश्यू के पास। आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाए थे, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में जब बता रहे थे तो वहां पे बताए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या होता है? टिश्यू के पास हाई होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ जब आपको हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को क्या कराना है? डिसोसिएट करवाना है। तो यहाँ पे किसका प्रेशर हाई होना चाहिए? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहाँ पे हाई होना चाहिए। तो ये इसका ये है मेन फैक्टर। ओके, इस फैक्टर के अलावा और भी कुछ फैक्टर है, जैसे कि यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई है, तो लो क्या होना चाहिए? लो होगा ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो होगा, तभी तो यहाँ पे डिसोसिएशन होगा इसका ऑक्सीहेमोग्लोबिन का। तो यहाँ लो कर देते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ लो होना चाहिए। ओके, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ O2 हाई है तो यहाँ लो क्या होगा? पर उसी तरह ऑपोजिट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में क्या होता है? लो होता है, आपको बताए थे, तो ये लो कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया सेकेंड फैक्टर। और भी फैक्टर है, जैसे कि H+ कंसंट्रेशन लो होना चाहिए यहाँ पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन के लिए, और आपका pH हाई होना चाहिए। जब आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि H+ अगर लो है तो pH क्या होता है? हाई होता है। ये इसका क्या है? इन्वर्सली ये H+ का रिलेशन जो है कुछ इस प्रकार है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो यही चीज यहाँ पे है, अगर H+ का कंसंट्रेशन कम है तो pH क्या होगा? हाई होगा। ओके, तो यहाँ H+ क्या होगा? हाई होगा, और pH क्या होगा? कम होगा। कहाँ पे? टिश्यू पे। तो टिश्यू पे क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है किसका? ऑक्सीहेमोग्लोबिन का। ओके, देन एक फैक्टर और टेम्परेचर। टेम्परेचर लो होना चाहिए या हाई होना चाहिए? तो टेम्परेचर लो होना चाहिए, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। ओके, तो ये जो है आपके फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? तो ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन और डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन इन टिश्यू। तो ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है क्या चीज के लिए? डिसोसिएशन के लिए। ओके, ये डिसोसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसी ग्राफ में इसको प्लॉट करेंगे तो क्या होगा? इस ग्राफ में इसको प्लॉट करेंगे तो कुछ इस प्रकार जो है आपको ग्राफ बनता हुआ दिखाई देगा। ये ग्राफ जो है ये क्या है? डिसोसिएशन का है। ये देखिए डिसोसिएशन का, और एक ब्लू से बना देते हैं आपको। तो ये जो है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन का ग्राफ कुछ इस प्रकार आपको ऑब्टेन होगा। तो ये ग्राफ क्या हुआ है? ये ग्राफ जो है इधर देखिए, इधर क्या है आपका? राइट या लेफ्ट? इधर राइट है, तो ये राइट शिफ्ट, ये राइट शिफ्ट हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्डन इफेक्ट। इस टोटल को हेल्डन इफेक्ट बोलते हैं। ओके, और इधर क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन एल्वुलाई। तो ये क्या हो रहा है? लेफ्ट शिफ्ट। ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, तो इधर लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बोर इफेक्ट। ओके, अब देखिए, अब गौर कीजिए, आप ग्राफ से समझते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। यहाँ पे गौर कीजिए कि आपका पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ले लेते हैं 40, तो 40 mmHg है, यानी कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 40 mmHg। तो ये देखिए, ये कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ? 20% ही डिसोसिएट हुआ। 40 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ग्राफ से समझिए 40 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये मात्र 20% ही क्या हुआ है? और HbO2 का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन देखिएगा तो ये 20% हुआ। वही ग्राफ को और ऊपर जाइए, ऊपर गए 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 तो यहाँ 60% हो रहा है। ये तो नॉर्मल था आपका, ये तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देखे तो ये एल्वुलाई में होता है, तो ये तो नॉर्मल था आपका। ओके, लेकिन अगर ये जो है ऑक्सीजन का मात्रा और बढ़ा दिया जाए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये ग्राफ देखिए कुछ इस प्रकार, यहाँ 20% पे ही 100% सैचुरेट हो जा रहा है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे 60% हो रहा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ 20% ही क्या हो रहा है? ऑक्सीहेमोग्लोबिन, यानी कि ये क्या बता रहा है? यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है। यहाँ सबसे कम जो है ये हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है किसका? ऑक्सीहेमोग्लोबिन का। और यहाँ पे क्या हो रहा है? एसोसिएशन हो रहा है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन। तो ये था आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जिसमें हम लोग राइट शिफ्ट देखे। डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन के लिए क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो होना चाहिए, H+ कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए, pH लो होना चाहिए, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तो ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? डिसोसिएशन, यानी कि ऑक्सीहेमोग्लोबिन को तोड़ना है, HbO2 को डिसोसिएट कराना है। तो ये कहाँ पे होता है? टिश्यू में, तभी तो टिश्यू के पास जो है ऑक्सीजन पहुंचेगा और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करेगा। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ HbO2 कहाँ पे हो रहा है? एल्वुलाई में। फैक्टर कौन सा रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन ऑफ HbO2 के लिए? तो ये है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जो आपका मेन फैक्टर है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए, H+ का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, H+ कम होगा तो pH हाई होगा, ये आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, और टेम्परेचर लो होता है। ओके, तो ये फैक्टर है और ये फैक्टर है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ जो है आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर नहीं, नेक्स्ट में अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे
रेगुलेशन। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इसको इरेज करते हैं। तो ये चीज देख लीजिए कि ये क्या है, ये कंडीशन है किसके लिए, यहाँ पे लिख लीजिए कंडीशन आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन। किसका डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन। तो यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है विथ हेमोग्लोबिन। ओके, तो ये कंडीशन यहाँ पे है, यानी कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है और यहाँ पे ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। तो ये ग्राफ आपको समझ में आया। तो आप लोग सिग्मॉइड कर्व ग्राफ क्यों आया ये भी आपको बता दिए। ये सिर्फ ग्राफ बना के नहीं दिखाया, आपको कारण भी बताया क्या रीजन है इसके पीछे, और आपको लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट भी बताया, और यहाँ डिसोसिएशन हो रहा था और यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा था। ओके, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट में। तो अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। तो आप लोग हेडिंग दीजिए रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। तो रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन की बात करें तो ये दो जो है, यानी कि आपका एक न्यूरल कंट्रोल है, एक केमिकल कंट्रोल है। तो ये जो है दो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। फर्स्ट वन इज न्यूरल एंड सेकेंड वन इज केमिकल। तो इस दोनों को डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें। तो न्यूरल में एक्चुअली हो क्या रहा है, न्यूरल में आपका जो है मेडुला ऑब्लेंगाटा, न्यूरल यानी कि आपके ब्रेन से रिलेटेड है। तो ये मेडुला ऑब्लेंगाटा, फर्स्ट वन इज मेडुला ऑब्लेंगाटा, मेडुला, एंड सेकेंड वन इज पोन्स। ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है न्यूरल कंट्रोल के लिए, यानी कि जो आपका रेगुलेशन हो रहा है रिस्पायरेशन के लिए, वो रिस्पायरेशन का जो रेगुलेशन होता है वो न्यूरल कंट्रोल है। न्यूरल कंट्रोल में कौन है, एक मेडुला और एक पोन्स। तो अब हम लोग बात करते हैं मेडुला के बारे में सबसे पहले। तो मेडुला के डोर्सल साइड में, मेडुला के डोर्सल साइड में, यानी कि कोई भी चीज का एक क्या होगा, वर्टिकल साइड, एक डोर्सल साइड। तो मेडुला का एक डोर्सल साइड, मेडुला जो है आपके ब्रेन में प्रेजेंट है, ब्रेन जब आपको पढ़ाएंगे वहां पे बताएंगे। तो ये मेडुला में क्या है, उसके डोर्सल साइड में क्या प्रेजेंट होता है, तो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड RRC। इसके डोर्सल साइड में क्या प्रेजेंट है, मेडुला के डोर्सल साइड में आपका रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, दैट इज कॉल्ड RRC। ओके, तो इसके मेडुला के डोर्सल साइड में क्या प्रेजेंट है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। यही आपके जब आपको बताए थे कि जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जब रिलीज करते हैं, तो ऑक्सीजन को जब रिलीज लेते हैं तो क्या होता है, एक्चुअली में किसका जो है कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, डायफ्राम का और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का। तो ये जो है रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, ये सिग्नल किसको भेजता है, ये सिग्नल भेजता है डायफ्राम को। तो ये जो आप लोग सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं, ये क्या आपके कंट्रोल में होता है, आपके कंट्रोल में होता है, लेकिन क्या आप बार बार इसको जो है सिग्नल भेजते हैं, नहीं। ये मेडुला ऑब्लेंगाटा जो है, मेडुला जो है इसको बार बार क्या करता है, सिग्नल भेजता है कि कब जो है सांस लेना है, कब छोड़ना है। ये आपके कंट्रोल में नहीं है, आप लोग सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, ये अपने आप हो रहा है। तो ये अपने आप क्यों हो रहा है, तो ये मेडुला जो है इसको कंट्रोल कर रहा है। तो ये डायफ्राम और आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यानी कि EICM को ये क्या करता है, सिग्नल भेजता है, कब जो है इसको एक्सपेंड करने के लिए या इसको कॉन्टैक्ट करने के लिए। ओके, तो ये रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर के कंट्रोल में होता है। रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर किसको बोला जाता है, मेडुला ऑब्लेंगाटा को। और ये सेकेंड वन इज पोन्स। तो ये तो हो गया मेडुला। अब हम लोग पोन्स की बात करें तो पोन्स को क्या बोलते हैं, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ये क्या करता है, तो ये आपके ब्रीदिंग को इंक्रीज करता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग को क्या करता है, इंक्रीज करता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग को इंक्रीज करता है। और ये क्या करता है, डिक्रीज करता है इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को, डिक्रीज आपको बताते हैं, डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। जैसे समझिए ये क्या है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ओके, तो ये जो है रेट ऑफ ब्रीदिंग को इंक्रीज करता है। जैसे कि आप लोग समझिए कि जब आप लोग दौड़ वगैरह के आते हैं, कहीं से रनिंग करके आ रहे हैं, तो आप जल्दी से सांस लेते हैं, छोड़ते, सांस लेते छोड़ते, इस तरह से कुछ इस प्रकार। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है, ये कौन कंट्रोल करता है, यानी कि इसको न्यूमोटॉक्सिक सेंटर करता है। इसको क्या करता है, रेट ऑफ ब्रीथिंग को इंक्रीज कराता है, रेट ऑफ ब्रीथिंग को इंक्रीज कराता है। और आप लोग इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को भी ये डिक्रीज कराता है। जैसे कि आप लोग जब सांस ले रहे हैं, सांस लेने से पहले छोड़ दे रहे हैं, सांस पूरा कंप्लीट भी नहीं कर रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, उस समय जब आप लोग दौड़ वगैरह के आते हैं, दौड़ते हैं या रनिंग वगैरह करके जब आते हैं,
मतलब कि बहुत सारा जो है फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उस समय आप गौर कीजिएगा कि आप लोग सांस सही से लेते भी नहीं है और उसको रिलीज भी कर देते हैं। तो ये फोन्स के कारण होता है, यानी कि न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इसको बोलते हैं। रेट ऑफ ब्रीथिंग को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, और डिक्रीज क्या करता है, इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को डिक्रीज करता है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये है आपका न्यूरल कंट्रोल। और देन उसके बाद हम लोग केमिकल कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग के पास जो है, हम लोग के पास कीमोसेंसिटिव एरिया है। तो बी हैव कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है। कीमोसेंसिटिव एरिया जो किसके लिए ये है, सेंसिटिव किसके लिए है, तो कीमोसेंसिटिव एरिया वेरी सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H प्लस कंसेंट्रेशन आयन। ओके, तो H प्लस आयंस के लिए ये सेंसिटिव होता है। तो वी हैव कीमोसेंसिटिव एरिया, ये किसके लिए सेंसिटिव होता है, तो ये होता है सेंसिटिव टू, यहाँ पे लिख लीजिए, सेंसिटिव टू CO2 एंड H प्लस आयन। ओके, तो ये CO2 और H प्लस आयंस के लिए क्या होता है, सेंसिटिव होता है। जैसे ही आपके शरीर में CO2 और यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस आयंस का मात्रा इंक्रीज होता है, यदि ये किसी प्रकार आपके शरीर में ये इंक्रीज होता है, तो ये सिग्नल किसको फटाक से भेजता है, ये सिग्नल भेजता है RRC को, RRC को भेजता है। और RRC नथिंग बट रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और इसको क्या कहता है कि जल्दी से जो है CO2 और H प्लस आयंस के कंसेंट्रेशन को कम करो किसी भी तरह से। ओके, तो ये जो है ये इसका ये रोल होता है। ओके, तो आप इस बात को नोट डाउन कीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ। आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया है, तो ये कीमोसेंसिटिव एरिया कहाँ प्रेजेंट है, तो कीमोसेंसिटिव एरिया ये आपके दो जगह प्रेजेंट है। ओके, फर्स्ट वन इज सेंट्रल एंड दूसरा पेरिफेरल। सेंट्रल बोले तो दैट इज सेंट्रल, आप लोग ब्रेन से इसको रिलेट कीजिए। आपका मेन सेंटर, बॉडी का जो सेंटर है वो कहाँ है, ब्रेन। तो ये सेंट्रल यानी कि ब्रेन में प्रेजेंट है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एडजेसेंट टू RRC, एडजेसेंट, क्या लिख रहे हैं, एडजेसेंट टू RRC यानी कि रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर से के नजदीक होता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला में प्रेजेंट है। तो कीमोसेंसिटिव एरिया जो आपके ब्रेन में प्रेजेंट है, ये RRC के एडजेसेंट होता है, एनसीईआरटी यही लिखता है। और पेरिफेरल जो ये आपका कहाँ प्रेजेंट है, तो पेरिफेरल आपका प्रेजेंट है अरोटा में और कैरोटिड आर्टरी में। ओके, तो ये जो आपके शरीर में प्रेजेंट है, तो ये आपके अरोटा और कैरोटिड आर्टरी में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। ओके, कैरोटिड आर्टरी यानी कैरोटिड आर्टरी ये ब्रेन से रिलेटेड है, अरोटा यानी कि अरोटा में ये होता है कीमोसेंसिटिव एरिया। आप लोग गौर कीजिए कि आपका जो अरोटा बोलने का क्या मतलब, अरोटा जब ब्रेन आपका जो ये हार्ट है, हार्ट फोर्थ चैम्बर होता है। ओके, फोर्थ चैम्बर होता है, यहाँ पे आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा यहाँ से ये पास हुआ, तो अरोटा से ये कौन सा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है। तो ऑक्सीनेटेड ब्लड में यदि किसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस आयंस का मात्रा बढ़ता है, तो ये कीमोसेंसिटिव एरिया क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। ओके, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, अरोटा में और कैरोटिड आर्टरी में, ना कि वेंस में प्रेजेंट होता है। वेंस क्या करता है, वेंस जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर लेके आ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रहा है। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में क्या ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस आयंस को होगा, ये आप लोग जानते ही है। तो ये कीमोसेंसिटिव एरिया कहाँ प्रेजेंट है, आपके आर्टरी सिस्टम में प्रेजेंट है, यानी कि अरोटा और कैरोटिड आर्टरी में ये क्या होता है, इसको अरोटिक आर्क भी बोलते हैं, इसको अरोटा या अरोटिक आर्क बोलिए। ओके, तो ये क्या होता है, यहाँ प्रेजेंट है। तो ये अरोटा और कैरोटिड आर्टरी में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, पेरिफेरल। तो कीमोसेंसिटिव एरिया आप लोग जान गए। इसका जो है, अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का ऑक्सीजन का मात्रा लो हो रहा है, तो इसका वहाँ पे कोई इनसिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है। तो ये यहाँ पे कीमोसेंसिटिव एरिया का वहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट नहीं रोल होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं नो सिग्निफिकेंट रोल इन क्या, ऑक्सीजन का जो मात्रा लो हो रहा है, तो नो सिग्निफिकेंट रोल इन लोअर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ये कीमोसेंसिटिव एरिया, ये कीमोसेंसिटिव एरिया जो है सेंसिटिव किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस आयंस। ये सिर्फ कीमोसेंसिटिव एरिया याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस आयंस के लिए सेंसिटिव है, ना कि ऑक्सीजन के लिए। इसलिए आपको एक लाइन पॉइंट बना के लिख दिया कि नो सेंसिटिव रोल इन लोअर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मात्रा लो भी हो जाता है, उसके लिए कीमोसेंसिटिव एरिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ CO2 और H प्लस आयंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तभी ये जो है कीमोसेंसिटिव एरिया एक्टिवेट होता है। ओके, आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो ये
हो गया। ये आरआरसी को क्या भेज रहा है, सिग्नल भेज रहा है, यहाँ पे ये भी नोट डाउन कर लीजिए। आरआरसी आपका क्या, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर है, तो आरआरसी को सिग्नल भेजता है किसके लिए, एडजस्टमेंट के लिए। तो ये एडजस्ट करता है किसको, कि किसी प्रकार जो है CO2 और H+ का आयंस का मात्रा को जो हो कम हो। ओके, तो ये आप लोग लिख लिए। तो ये अरोटा और कैरोटिड आर्टरी में क्या होता है, यदि CO2 और H+ का आयंस का मात्रा बढ़ रहा है तो ये सेंसिटिव हो जाता है, इसलिए कीमोसेंसिटिव एरिया केमिकल थ्रू। तो ये था रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे डिसऑर्डर। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसऑर्डर। तो आप लोग जल्दी से क्या कीजिए, हेडिंग दीजिए डिसऑर्डर ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो ये आपका है नेक्स्ट टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है, डिसऑर्डर ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो आपको 3 डिसऑर्डर पढ़ना है इस चैप्टर में। ओके, 3 डिसऑर्डर पढ़ना है। फर्स्ट वन इज अस्थमा। तो आप लोग अस्थमा लिखिए। और ये अस्थमा में क्या होता है, डिफिकल्टी। ये सबसे पहले आप लोग जान जाइए ये क्या होता है, ये एलर्जिक होता है, एलर्जी की वजह से होता है। ये डस्ट, ये वेरी एलर्जिक होता है, यानी कि इसको थोड़ा सा भी जिस इंसान को अस्थमा हो रखा है वो इंसान बहुत जो है एलर्जिक होगा, उसको जो है डस्ट से जो है एलर्जी होगा। तो ओके, तो ये इसमें क्या होता है, डिफिकल्टी हो जाता है ब्रीदिंग लेने में, यानी कि ब्रीदिंग जो सांस लेते हैं जिसको अस्थमा हो रखा है, क्यों होता है तो आपको बताते हैं। ये इन्फ्लामेशन के कारण होता है। तो इसमें क्या होता है, अस्थमा में, अस्थमा को आप लोग अस्थमा, यानी कि ये इंग्लिश में कुछ भी बोलिए, अस्थमा जो है इसका जो है सही प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन अस्थमा बोलना सही लग रहा है तो हम लोग अस्थमा ही बोलते हैं। तो ये डिफिकल्टी हो जाता है कि चीज में, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग लेने में, ये डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत हो जाता है। और ये क्यों होता है आपको बताते हैं कि ये देखिए, आप लोग इस तरह से समझिए कि ये आपका प्राइमरी ब्रोंकाई, ये ट्रैकिया था, ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया जो डिवाइड करा था प्राइमरी ब्रोंकाई में, आपको याद होना चाहिए। तो प्राइमरी ब्रोंकाई, देन उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये सब था ना, आपको याद होगा। तो ये कुछ इस प्रकार जो है इसको डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो ये जो है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। एक्चुअली में होता क्या है, जो यहाँ पे ये वेरी सेंसिटिव हो जाता है एलर्जी के लेकर, यानी कि डस्ट को लेकर वेरी सेंसिटिव हो जाता है। तो ये जो है ये म्यूकस सीक्रेट करता है अपने आसपास और इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये म्यूकस का क्या करता है, सिक्रेशन, म्यूकस का सिक्रेशन करता है, जिसकी वजह से इसमें क्या देखने को मिलता है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, अस्थमा में इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, कहाँ, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। ओके, तो इन्फ्लामेशन हो जाता है इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो इन्फ्लामेशन होगा तो इसका क्या होगा, ये जो नली है, यानी कि जो प्राइमरी ब्रोंकाई का जो आने का, इससे ऑक्सीजन जाएगा, इससे ऑक्सीजन जाएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, आपस में आ जाएंगे, तो इससे ये जगह कम हो गया ना, स्पेस कम हो गया, तो इसमें ऑक्सीजन, ये तो डस्ट के लिए ये एक्चुअली हो रहा है, लेकिन डस्ट के साथ साथ ये अगर इसका अपना पाइप का जो है, ये इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन भी नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से डिफिकल्टी होता है ब्रीदिंग में, जिसकी वजह से क्या होता है, बीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। बीजिंग साउंड आप लोग देखिएगा, जिनको हो रखा होगा, होता है ये, आप लोग को थोड़ी ना होगा, ये जो है बुजुर्ग लोगों को हो जाता है, तो ये उनमें देखिएगा क्या होता है, बीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, ये एक पंप सा जो है वो दवा लेते हैं, तो वो उससे क्या होता है, वो इसी को जो है इसको डिक्रीज करने का कोशिश करता है। वो जो दवा होता है, ये जो इन्फ्लामेशन हो रखा है, इसको म्यूकस का जो सिक्रेशन हुआ है, इसको क्या करता है, उसको कम करता है, जिससे ऑक्सीजन जो है सही से पहुंच पाए। तो यही होता है अस्थमा में, डिफिकल्टी होने लगता है ब्रीदिंग में, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये डिफिकल्टी क्यों होती है, तो ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। यहाँ पर देखिए म्यूकस का सिक्रेशन होता है एक्चुअली, और जिसके वजह से बीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो बीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, इसके वजह से। ओके, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे एम्फाइसेमा के बारे में। तो आप लोग हेडिंग दीजिए एम्फाइसेमा। अब नेक्स्ट इज एम्फाइसेमा। ओके, तो चलिए एम्फाइसेमा को देखते हैं। तो ये क्या है, एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। ओके, तो ये क्या है स्टूडेंट, ये क्रोनिक डिसऑर्डर होता है। और एम्फाइसेमा होता क्यों है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये एक्चुअली जो है मेनली सिगरेट स्मोकिंग जो लोग करते हैं उसमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसका सीरियस प्रॉब्लम है सिगरेट स्मोकिंग। ओके, ये किस लिए होता है, कॉज ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। आप लोग सिगरेट का स्पेलिंग देख लीजिएगा, हमको उतना ध्यान में है नहीं, सिगरेट स्मोकिंग। ओके,
तो ये एम्फाइसेमा क्यों होता है? कॉज ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। ये एक्चुअली करता क्या है, तो आपको फिगर से डायग्राम से समझाते हैं। ये आपका एक एल्वुलाई है, ये आपका दूसरा एल्वुलाई है, ये आपका तीसरा एल्वुलाई है, ये आपका चौथा एल्वुलाई है। ओके, तो ये जब किसी इंसान को एम्फाइसेमा नहीं हो रखा है, गौर कीजिएगा, तो ये इसके थ्रू क्या करेगा, गैस का एक्सचेंज होगा, इसके थ्रू गैस का एक्सचेंज होगा। ये एल्वुलाई आपको बताया था एक्सचेंज ऑफ गैस में, तो ये इसके थ्रू गैस का एक्सचेंज हो रहा है। ओके, अच्छी बात है, गैस का एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन जब एम्फाइसेमा हो जाएगा, यानी कि सिगरेट स्मोकिंग के कारण एम्फाइसेमा हो गया उस इंसान में, तो क्या होगा, ये सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है और ये आपस में क्या हो जाता है, ये चारों फ्यूज हो जाएंगे। आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं चार, लेकिन बहुत सारे जो है एल्वुलाई आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपको कुछ इस प्रकार से फ्यूज होता हुआ दिखाई देगा। ये आपका इस प्रकार जो है फ्यूज हो जाएंगे। तो फ्यूज हो गया तो इससे क्या हो गया, इससे तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया ना। सरफेस एरिया जब डिक्रीज हो जाएगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज जहां से हो रहा था वो उसका एरिया भी तो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये एक सबसे पहली बात कि क्रोनिक डिसऑर्डर है, यानी कि एक बार जब इंसान को हो गया, एक बार जब ये फ्यूजन हो गया तो क्या ये अलग अलग होना पॉसिबल है? ये अलग अलग होना पॉसिबल नहीं है। यानी कि एल्वुलाई जो ये आपका एल्वुलाई है, ये आपका एल्वुलाई एल्वुलाई क्या हो जाता है स्टूडेंट, ये फ्यूज हो जाता है। या देखिए यहाँ पे फ्यूज हो गया, तो इसके वजह से फ्यूज जब हो जाएगा, एल्वुलाई फ्यूज हो जाएगा, ये एल्वुलाई क्या हो गया, फ्यूज हो गया, जिसके वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत हो जाएगी। वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए जो एरिया चाहिए था वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो इसको लिखिए, एल्वुलर वॉल क्या हो जाता है, डैमेज। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एल्वुलर वॉल डैमेज हो जाता है। एल्वुलर वॉल डैमेज हो रहा है, ये वॉल जो है आपको दिख रहा होगा, एल्वुलर वॉल डैमेज होता हुआ दिख रहा है, जिसके वजह से होता है क्या है, सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, डिक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एल्वुलाई, जिसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है सरफेस एरिया ऑफ एल्वुलाई टू एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ओके, तो आप इस बात को नोट डाउन कीजिए, गैस का एक्सचेंज होने में ये होता है। ओके, तो एम्फाइसेमा क्या है, क्रोनिक डिसऑर्डर है, कॉज ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग के कारण मेनली ये होता है। ये इसमें क्या होता है, तो एल्वुलर वॉल डैमेज होता है। आप लोग फिगर से समझिए, ये फिगर आप लोग जरूर बना लीजिएगा। और डिक्रीज सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया यानी कि सरफेस एरिया बोले तो क्या हो रहा है, डिक्रीज किसका, रिस्पायरेटरी, आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा। तो रिस्पायरेटरी सरफेस एरिया, यानी कि आपको बताया था कि जो एल्वुलाई क्या है, एक्सचेंजिंग पार्ट और रिस्पायरेटरी पार्ट होता है। तो ये रिस्पायरेटरी पार्ट का क्या हो रहा है, रिस्पायरेटरी पार्ट का एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो रिस्पायरेटरी एरिया डिक्रीज हो रहा है। तो ये बात भी आप लोग लिख सकते हैं। ओके, तो ये कुछ नहीं है, ये डिक्रीज हो रहा है, आप लोग इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। तो इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, देन उसके बाद हम लोग ऑक्यूपेशनल जो है वो फाइब्रोसिस के बारे में आपको बताएंगे। नीचे तो जगह है नहीं तो यहाँ पे बता सके, तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इसको रेज करते हैं। आप लोग क्रोनिक डिसऑर्डर का मतलब समझ गए ना, लॉन्ग लास्टिंग होता है। एक एक्यूट डिसऑर्डर होता है, आप लोग पढ़े होंगे। एक्यूट मतलब कि कम समय के लिए जो डिसऑर्डर, जैसे कि आपका पिंपल्स वगैरह, जो आपका पेट दर्द है, ये वगैरह कुछ भी सिर दर्द है, तो ये थोड़े समय के लिए। लेकिन अगर एम्फाइसेमा हो जा रहा है तो ये क्या है, लॉन्ग लास्टिंग है, ये क्या होता है, क्रोनिक डिसऑर्डर इसको बोलते हैं। ओके, आपको सबसे पहले एनसीईआरटी यही लिखता है कि इट इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर, यानी कि आप लोग याद रखिएगा, ये लोग ये आ सकता है कि एक्यूट डिसऑर्डर है या क्रोनिक डिसऑर्डर है। तो ये क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, और ये मेनली किसके वजह से कॉज होता है, तो मेनली सिगरेट स्मोकिंग की वजह से कॉज होता है। ओके, जो इंसान ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट का ज़्यादा जो सेवन करते हैं, तो उसके साथ क्या होगा, उसके साथ यही होगा कि ये जो आपका एल्वुलाई है, इसका क्या होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, इसका एल्वुलर वॉल डैमेज होगा, एल्वुलर वॉल डैमेज होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, फ्यूज हो जाते हैं सारे एल्वुलाई, जिसकी वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो यही होता है एम्फाइसेमा में। इस फिगर को नहीं मिटा रहे हैं, इसमें जो है हम लोग को इसकी फिगर से काम है। नेक्स्ट जो आपका लास्ट टॉपिक है इस क्रोनिक डिसऑर्डर में, ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। तो आप लोग हेडिंग दीजिए, ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर दैट इज नॉन एज फाइब्रोसिस। इसी को फाइब्रोसिस भी बोलते हैं। आपको टेस्ट वगैरह में फाइब्रोसिस करके भी दे सकते हैं। तो इसमें एक्चुअली में होता क्या है, आपको बताते हैं कि ये म्यूकस का सीक्रेशन हो रहा था। ओके, तो ये होता उन लोगों के लिए होता है जो मतलब इंडस्ट्री में काम करते हैं, जहाँ पे स्टोन का ग्राइंडिंग होता है, या जो जहाँ पे मतलब कि ज़्यादा डस्ट जो है उड़ रहा है, हो रहा है, यानी कि जो ज़्यादा पार्टिकल्स जो है हवा में, जैसे कि ये तो इंडस्ट्री में एक्चुअली होता होगा, ये एक्चुअली होता ही है इंडस्ट्री में, जैसे कि ग्राइंडिंग वगैरह, जो स्टोन का ग्राइंडिंग करते हैं वहाँ पे, तो उन लोग जो इंसान जो मजदूर वहाँ पे काम करते हैं, तो उसमें वो फाइब्रोसिस देखने को मिलता है। वो एक्चुअली में होता क्या है, वो ये आपका जो लंग्स है, ये आपका लंग्स जब
ब्रोंका उस इन्फ्लामेशन में क्या होता है, छोटे छोटे जो सॉरी क्या बोल रहे हैं हम लोग, जो अस्थमा में क्या हो रहा था कि अस्थमा में यहाँ पे म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा था किस लिए म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा था, डस्ट से बचने के लिए, डस्ट अंदर ना जा पाए, लंग्स के अंदर ना जा पाए, इसलिए क्या हो रहा था, म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा था, म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा था जिसकी वजह से लंग्स डस्ट अंदर नहीं जा पाए। लेकिन ये पार्टिकल्स जो है ये अब जो है ये तो मेजर पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स जो है शरीर के अंदर इसके अंदर जाएंगे, तो ये जो है म्यूकस ये एबल नहीं है कि इसको बचा पाए कि अंदर चला जाता है, ये एबल नहीं हो पाता इसको रोकने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है लंग्स जो है अपना प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, प्रोटेक्शन का कुछ तो उपाय लगाएगा लंग्स, तो ये क्या लगाता है फाइब्रोसिस का जो है इसमें फाइबर्स बनने लगते हैं, इस प्रकार से कहीं कहीं पे आपको फाइबर्स बनने लगेंगे, जिससे क्या होगा ये तो सेफ्टी मैकेनिज्म यूज कर रहा है लंग्स अपने लिए, लेकिन ये क्या होता है जिसकी वजह से सीरियस डिजीज देखने को मिलता है लंग्स के रिलेटेड। तो यहाँ पे ये फाइबर्स जो है बनने लगते हैं जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स अंदर ना जा पाए, तो ये इस प्रकार जो है आपको ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या होता है आपको बता दे कि ये जो ज़्यादातर इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं इंडस्ट्री में या स्टोन का ग्राइंडिंग कर रहे हैं, स्टोन का ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है उसमें यही होगा कि डस्ट और पार्टिकल्स ज़्यादा उड़ेंगे, तो मोर डस्ट और पार्टिकल्स इंटर इन लंग्स, जिसके वजह से आपका जो है ये सेफ्टी मैकेनिज्म जो म्यूकस का जो सिक्रेशन होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, तो नो यानी कि इसको लिखते हैं नो म्यूकस सिक्रेशन इन एल्वुलाई इन लंग्स आर एबल, नो म्यूकस सिक्रेशन, या ऐसे लिखिए म्यूकस सिक्रेशन इन लंग्स आर नॉट एबल, ऐसे लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, नॉट एबल टू स्टॉप या टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पार्टिकल्स और डस्ट, तो ये एप्लीकेबल नहीं होता है, जिसके वजह से क्या होता है ड्यू टू लीडिंग फाइब्रोसिस, जिसके वजह से फाइब्रोसिस होता है, आपके लंग्स के जो ये पैसेज है इसमें जो है फाइबर्स बनता हुआ दिखाई देगा, तो जिसकी वजह से ड्यू टू लीडिंग फाइब्रोसिस फॉर्मेशन ऑफ फाइबर्स इन लंग्स या पैसेज। ओके यहाँ पर आप समझ रहे हैं ये फॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो जिसके वजह से क्या होता है सीरियस डिजीज हो जाता है, सीरियस लंग्स डिजीज जो इंसान वहाँ पे काम करते हैं उनको देखने को मिलता है। तो एक्चुअली में इसमें कुछ नहीं हो रहा है, ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ये हो रहा है कि ये जो आपका पैसेज है, जो लंग्स का जो आपका पैसेज है या ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, इसमें क्या होता है, इसमें ये तो म्यूकस सिक्रेशन करता है ये, लेकिन म्यूकस सिक्रेशन करने के बावजूद भी ये म्यूकस सिक्रेशन करने के बावजूद भी नॉट एबल टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पार्टिकल्स और डस्ट को रोकने में असमर्थ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है फाइबर्स बनने लगते हैं, तो ये फाइबर्स बनने लगेगा, तो जिसकी वजह से क्या होता है दैट इज कॉल्ड फाइब्रोसिस। ये जो है पार्टिकल्स को रोकने के लिए कुछ तो उपाय लगाएगा, सेफ्टी मैकेनिज्म उपाय लगाता है, सेफ्टी मैकेनिज्म यानी कि फाइबर्स बनने लगते हैं आपके इसमें, ये फाइब्रोसिस होने लगता है, फॉर्मेशन ऑफ फाइबर्स इन लंग्स पैसेज, और जिसकी वजह से सीरियस लंग्स डिजीज, ये तो कहीं ना कहीं सही नहीं है, आपका ऑक्सीजन भी तो जाता है, ऑक्सीजन जाएगा तो किस रास्ते से जाएगा, जिसकी वजह से उस इंसान को क्या होता है लंग्स डिजीज हो जाता है, सीरियस लंग्स डिजीज होता है, सीरियस लंग डिजीज देखने को मिलता है। ओके, तो ये क्या है ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है फाइब्रोसिस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और यहाँ तक आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया, इससे ये लास्ट लेक्चर था, और इसी के साथ साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है देखते हैं प्लांट किंगडम को होगा तो स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में प्लांट किंगडम को स्टार्ट करेंगे, बॉटनी का और क्लास 11 का, और अगले नेक्स्ट मंथ से जो है क्लास 12 को भी स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज हम जितना कोशिश कर सकते थे आपको अच्छे से कंसेप्ट देने से, तो वो आपको कंसेप्ट देने का कोशिश किए हैं, तो आप लोग रिवीजन करके आइएगा, और इसका जो है रिवीजन कर लीजिएगा। तो इससे रिलेटेड आपको जो है एनसीईआरटी हाइलाइट्स और ऑपरेशन 45 लेकर आएंगे, तो इसमें 45 क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, तो आप उसको जो है जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्लांट किंगडम के साथ। थैंक यू सो मच।